नमस्कार और स्वागत है एक और खास चर्चा में। आज हमारे सामने व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब रिच डैड पुअर डैड पर आधारित कई विश्लेषण और नोट्स हैं। जी बिल्कुल, ये किताब तो खैर बहुत लोगों ने पढ़ी है या सुना तो जरूर होगा इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, आप जानती होंगे इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं की सोच का फर्क बताते हैं। एक उनके अपने पिता जो पढ़े लिखे थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे पर बिजनेस माइंडेड थे और अमीर बने, वो रिच डैड। एग्जैक्टली। ये किताब तो दशकों से बेस्ट सेलर रही है, लेकिन आज हम सिर्फ इसकी कहानी नहीं दोहराएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है इन स्रोतों की गहराई में उतरना, ये समझना कि अलग अलग विश्लेषण इस किताब के सिद्धांतों को कैसे देखते हैं और वो कौन से बारीक नुक्ते हैं जो अक्सर पहली बार पढ़ने में शायद छूट जाते हैं। सही। तो चलिए इस वित्तीय सोच की परतें खोलते हैं, देखते हैं विश्लेषण क्या कहते हैं। बिल्कुल, ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये ज्यादातर पैसे को देखने का नजरिया, वो मानसिकता बदलने का दावा करती है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके प्रभाव, इसकी ताकत और हाँ इसकी कुछ सीमाओं पर भी काफी रोचक दृष्टिकोण रखते हैं। देखते हैं ये सिद्धांत क्या हैं और विश्लेषण इन्हें किस तरह से आंकते हैं। तो सबसे पहले वो सिद्धांत जिसने शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। सुनने में तो ये क्रांतिकारी लगता है। हाँ, लगता तो है। पर क्या स्रोत इसे सिर्फ एक नारे से ज्यादा मानते हैं? अच्छा सवाल है। स्रोत इस बात पर तो सहमत हैं कि ये कियोसाकी के दर्शन का कह सकते हैं केंद्रीय स्तंभ है, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं कहते कि नौकरी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। अच्छा। विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि इसका असली मतलब है आय के स्रोतों में एक रणनीतिक बदलाव लाना, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ जाना। एक्टिव से पैसिव, हाँ। यानी सिर्फ ज्यादा सैलरी वाली नौकरी ढूंढना ही काफी नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम या संपत्ति बनाना जरूरी है जहां आपकी सीधी भागीदारी के बिना भी आय आती रहे। और स्रोतों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि कियोसाकी का पैसे से काम करवाना सिर्फ स्टॉक या रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है फिर? वो बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रॉयल्टी या फिर स्केलेबल बिजनेस मॉडल बनाने पर ज्यादा केंद्रित है। इस पहलू को अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। हाँ, ये निष्क्रिय आय वाली बात कई बार सुनने में थोड़ी आसान लगती है, पर क्या स्रोत इस पर भी बात करते हैं कि इसे हकीकत में उतारना कितना चुनौतीपूर्ण है? बिल्कुल करते हैं, खासकर एक आम इंसान के लिए जिसके पास शायद शुरुआती पूंजी कम हो। हाँ, ये एक जरूरी मुद्दा है। कुछ विश्लेषण इस बात की आलोचना करते हैं कि किताब निष्क्रिय आय बनाने की प्रक्रिया को शायद जरूरत से ज्यादा आसान दिखाती है। ये तो है। स्रोत बताते हैं कि इसमें जो समय लगता है, जो प्रयास लगता है, शुरुआती निवेश और जोखिम, इन सब पर किताब शायद उतना जोर नहीं देती जितना देना चाहिए था। अच्छा? एक विश्लेषण में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये सिद्धांत प्रेरणादायक तो है, नो डाउट, लेकिन ये व्यावहारिक कठिनाइयों को कम आंकता है। इससे पढ़ने वाले शायद बाद में निराश हो सकते हैं। तो ये एक शक्तिशाली विचार जरूर है, पर इसे कोई जादुई छड़ी नहीं समझना चाहिए। एग्जैक्टली। प्रेरणा और यथार्थ दोनों में संतुलन जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, वित्तीय शिक्षा का महत्व। किताब कहती है कि स्कूल हमें पैसा कमाना तो सिखाते हैं, पर उसे संभालना या बढ़ाना नहीं। ये बात तो काफी हद तक सही लगती है। हाँ, और स्रोत भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में वित्तीय साक्षरता की कमी एक बहुत बड़ी खामी है। बिल्कुल। लेकिन विश्लेषण इसे और गहराई से देखते हैं। वो सिर्फ निवेश या बजटिंग की बात नहीं करते। तो फिर किस चीज की बात करते हैं? कुछ स्रोत इस ओर इशारा करते हैं कि कियोसाकी जिस वित्तीय शिक्षा की वकालत करते हैं उसमें अकाउंटिंग की बुनियादी समझ, अच्छा, टैक्स कानूनों का ज्ञान, बाजार के रुझानों को पढ़ना और यहाँ तक कि मोल भाव या नेगोशिएशन स्किल्स भी शामिल हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो अकादमिक दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये तो है। ये सब स्कूल में कहाँ सिखाते हैं? तो ये सिर्फ स्टॉक मार्केट टिप से कहीं ज्यादा गहरी बात हुई। बिल्कुल। लेकिन क्या स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं कि इस अशिक्षा का इस कमी का वास्तविक परिणाम क्या होता है लोगों पर? हाँ, स्रोत बताते हैं कि इसका परिणाम सिर्फ कर्ज में डूबना या बचत ना कर पाना ही नहीं है। एक ज्यादा गहरा असर ये होता है कि लोग आर्थिक फैसले डर या असुरक्षा के आधार पर लेने लगते हैं।
डर के मारे। हाँ, बजाय ज्ञान और आत्मविश्वास के। वो सुरक्षित नौकरियों से चिपके रहते हैं, भले ही वे उन्हें संतुष्टि ना दे, क्योंकि वे दूसरे विकल्पों को समझ ही नहीं पाते या कोशिश नहीं करते समझने की। एक स्रोत ने इसे वित्तीय पक्षाघात कहा है, फाइनेंशियल पैरालिसिस, जहाँ ज्ञान की कमी लोगों को आगे बढ़ने से ही रोक देती है। फाइनेंशियल पैरालिसिस, ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ, तो किताब का तर्क जैसा विश्लेषणों में उभारा गया है, ये है कि वित्तीय शिक्षा सिर्फ अमीर बनने का जरिया नहीं है, बल्कि ये डर से मुक्ति और विकल्पों की आजादी पाने का रास्ता है। डर से मुक्ति, ये एक शक्तिशाली विचार है और शायद इसी समझ से जुड़ा है वो कॉन्सेप्ट जो मुझे हमेशा बहुत प्रभावी लगा है, संपत्ति बनाम देनदारियां, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। हाँ, ये कियोसाकी का एक और कोर कॉन्सेप्ट है। इसकी परिभाषा तो बहुत सरल है। संपत्ति वो जो जेब में पैसा डाले और देनदारी वो जो जेब से पैसा निकाले। बिल्कुल सरल, लेकिन स्रोत बताते हैं कि इसका असली असर तब होता है जब लोग इसे अपने जीवन पर, अपनी चीजों पर लागू करके देखते हैं। हाँ, वहीं पर कंफ्यूजन होता है। सही। कई विश्लेषण इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि लोग अक्सर देनदारियों को संपत्ति क्यों समझ बैठते हैं। क्यों? क्या वजह है इसकी? एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू जो स्रोतों में उजागर हुआ वो है सामाजिक प्रतिष्ठा और इमोशनल अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट? अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए एक बड़ा महंगा घर जिसकी भारी ईएमआई जा रही हो और मेंटेनेंस का खर्च भी हो, उसे अक्सर लोग अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। हाँ, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन कियोसाकी के नजरिए से, जैसा स्रोत समझाते हैं, अगर वो घर आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है और कोई किराया या आय नहीं दे रहा, तो तकनीकी रूप से वो एक देनदारी है। ये घर वाला उदाहरण तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और क्या स्रोत कोई और ऐसे आम उदाहरण देते हैं जहां ये कंफ्यूजन होता है? हाँ, कई हैं। महंगी कारें एक क्लासिक उदाहरण है। राइट। खरीदते ही उनका मूल्य कम होने लगता है, ऊपर से बीमा, ईंधन, मरम्मत का खर्चा अलग, नए नए गैजेट्स, छुट्टियों के लिए लिया गया कर्ज, ये सब देनदारियां हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कियोसाकी का मकसद लोगों को चीजें खरीदने से रोकना नहीं है। तो फिर क्या है मकसद? मकसद है ये समझाना कि पहले आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति यानी एसेट्स बनाएं और फिर उन संपत्तियों से होने वाली आय से अपनी इच्छित देनदारियां यानी लायबिलिटीज खरीदें। अच्छा, मतलब पहले कमाने का जरिया बनाओ, फिर खर्च करो। एग्जैक्टली। ये क्रम उलटने से ही लोग अक्सर कर्ज के जाल में फंसते हैं। एक विश्लेषण में से पहले सिस्टम बनाओ फिर खिलौने खरीदो के सिद्धांत के रूप में समझाया गया है। ये क्रम उलट देते हैं, वो शायद उसी चूहा दौड़ यानी रैट रेस में फंस जाते हैं जिसका जिक्र किताब बार बार करती है। बिल्कुल। चूहा दौड़ मतलब अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, ज्यादा पैसा कमाओ, फिर ज्यादा खर्चे करो। हाँ, ज्यादा खर्चे, ज्यादा कर्ज लो और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए और ज्यादा मेहनत करो। ये एक दुष्चक्र है जो चलता रहता है। स्रोत बताते हैं कि कियोसाकी का ये चित्रण लोगों को अपनी जिंदगी की दिशा पर सवाल उठाने के लिए उकसाता है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, करता तो है। लेकिन कुछ विश्लेषण ये भी कहते हैं कि किताब शायद इस दौर से बाहर निकलने को थोड़ा ज्यादा नाटकीय, मतलब ड्रामेटिक ढंग से प्रस्तुत करती है। अच्छा, असल में वैसे नहीं होता। देखिए, असल जिंदगी में ये एक धीमी सतत प्रक्रिया हो सकती है। कोई एक रात में होने वाला बदलाव शायद ना हो सबके लिए। और क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं कि इस दौड़ में फंसे रहने के पीछे सिर्फ आर्थिक कारण होते हैं या कुछ और भी, जैसे कोई सामाजिक दबाव? हाँ, बिल्कुल। स्रोत मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबावों पर भी इशारा करते हैं। समाज अक्सर सफलता को ऊंची तनख्वाह, बड़े घर और महंगी कार से जोड़ता है ना? हाँ, ये तो है। तो इस सामाजिक अपेक्षा को पूरा करने के चक्कर में भी लोग अक्सर देनदारियां बढ़ाते जाते हैं। इसके अलावा बदलाव का डर, अज्ञात का डर, ये भी लोगों को सुरक्षित नौकरी वाले रास्ते पर बनाए रखता है। वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। सही कहा। एक विश्लेषण कियोसाकी के इस तर्क को रेखांकित करता है कि चूहा दौड़ से बाहर निकलना सिर्फ वित्तीय रणनीति का मामला नहीं है, बल्कि अपनी सोच, अपनी मान्यताओं और अपने डर का सामना करने का भी मामला है। यानी ये एक आंतरिक लड़ाई भी है खुद से, और शायद इसीलिए किताब उद्यमिता और जोखिम लेने पर इतना जोर देती है। हाँ, बिल्कुल। कियोसाकी के दर्शन में उद्यमिता और सोच समझकर जोखिम लेना, जिसे वो कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं, वो केंद्रीय महत्व रखते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क? हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि यहाँ कैलकुलेटेड शब्द महत्वपूर्ण है। ये आंख बंद करके कूद पड़ना नहीं है। तो क्या मतलब है इसका? विश्लेषण बताते हैं कि कियोसाकी का मतलब है पहले ज्ञान प्राप्त करो, बाजार को समझो, संभावित नुकसान का आकलन करो और फिर कदम उठाओ। ये एक तरह से वित्तीय शिक्षा को व्यवहार में लाने जैसा है। लेकिन क्या उद्यमिता और जोखिम लेना हर किसी के बस की बात है? क्या हर कोई कर सकता है ये?
कुछ स्रोत इस पर सवाल उठाते होंगे। निश्चित रूप से हाँ उठाते हैं। कई विश्लेषण इस बात की आलोचना करते हैं कि किताब उद्यमिता को शायद एकमात्र या सर्वश्रेष्ठ मार्ग के रूप में प्रस्तुत करती है। अच्छा। और नौकरी करने वालों को थोड़ा कम आंकती है, ऐसा लगता है। ये भी कहा जाता है कि हर किसी का स्वभाव या परिस्थितियां उद्यमिता के लिए उपयुक्त नहीं होती। हाँ, ये भी सही है। कुछ लोगों के लिए एक स्थिर नौकरी और अनुशासित तरीके से निवेश करना ज्यादा सुरक्षित और व्यवहारिक रास्ता हो सकता है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि कियोसाकी खुद एक सफल उद्यमी और निवेशक हैं, तो उनका दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से उसी ओर झुका हुआ है। इसे एक दृष्टिकोण मानना चाहिए, न कि एकमात्र सच। ये संतुलन जरूरी है। अच्छा, अब अगर किताब की शैली की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि इसकी भाषा बहुत सरल है, कहानियों जैसी है और प्रेरक है। शायद यही इसकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। स्रोत इस बात से सहमत हैं कि किताब की पठनीयता मतलब रीडेबिलिटी असाधारण है। हाँ, पढ़ने में आसान है। बहुत आसान। ये जटिल वित्तीय अवधारणाओं को दो पिताओं की कहानी के माध्यम से बहुत सुलभ बना देती है। ये कोई अकादमिक किताब नहीं है, बल्कि बातचीत की शैली में लिखी गई है। लेकिन इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। हाँ, कुछ आलोचनात्मक स्रोत ये भी कहते हैं कि ये सरलता कई बार अति सरलीकरण बन जाती है, ओवर सिंप्लीफिकेशन। मतलब ये कि महत्वपूर्ण विवरण या जो चेतावनियां होनी चाहिए वो नजरअंदाज हो सकती हैं। एक विश्लेषण ने इसे प्रेरक भाषण कहा, जो जोश तो भरता है पर कोई ठोस योजना नहीं देता। तो ये एक दुधारी तलवार है। सरलता इसे सुलभ बनाती है, पर शायद गहराई कम कर सकती है। कह सकते हैं। ऐसे में स्रोत किन लोगों को ये किताब पढ़ने की सलाह देते हैं? किसके लिए ये ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? स्रोत आमतौर पर इसे उन लोगों के लिए उपयोगी मानते हैं जो व्यक्तिगत वित्त के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं। बिगनर्स के लिए? हाँ, बिगनर्स के लिए, या जो लोग अपनी मौजूदा नौकरी, वेतन, खर्च के चक्र से बाहर निकलने के लिए प्रेरणा चाहते हैं, या जो निवेश और संपत्ति निर्माण की बुनियादी अवधारणाओं को समझना चाहते हैं। युवा, पेशेवर, छात्र या कोई भी जो महसूस करता है कि पैसे को लेकर उनकी पारंपरिक सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, उन्हें इससे एक नया नजरिया मिल सकता है। लेकिन इसे आखिरी शब्द ना माने। बिल्कुल नहीं। स्रोत ये भी चेतावनी देते हैं कि इसे वित्तीय सलाह का अंतिम शब्द नहीं माना जाना चाहिए। ये एक शुरुआत है, अंत नहीं। सही कहा। और यहीं पर आलोचनाएं और सीमाएं सामने आती हैं, जिनका हमने बीच बीच में जिक्र भी किया। क्या स्रोतों में कोई मुख्य आलोचनाएं हैं जिन्हें हमें खासतौर पर ध्यान में रखना चाहिए, जो बार बार आती हों? हाँ, कुछ मुख्य आलोचनाएं हैं जो बार बार सामने आती हैं। मैं संक्षेप में बताता हूँ। जरूर। पहला, अस्पष्ट सलाह। जैसा हमने कहा, किताब सिद्धांत तो बताती है, पर कैसे करें, वो हाउ टू वाला हिस्सा, उस पर बहुत कम मार्गदर्शन देती है। निवेश कैसे करें, व्यवसाय कैसे शुरू करें, इस पर प्रैक्टिकल कदम लगभग नहीं है। सही। दूसरा, अति सरलीकरण। जटिल वित्तीय स्थितियों और जोखिमों को कम करके आंका गया है। रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट में सफलता उतनी सीधी नहीं है जितनी किताब में लग सकती है। बिल्कुल। तीसरा, जोखिम पर अत्यधिक जोर। किताब जिस तरह के जोखिम लेने को प्रोत्साहित करती है, जैसे भारी कर्ज लेकर निवेश करना, वो हर किसी के लिए, खासकर कम आय वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये तो है। चौथा, कुछ विवादास्पद दावे। कियोसाकी के कुछ दावे, जैसे कि आपका घर आपकी संपत्ति नहीं है, ये काफी बहस का विषय रहे हैं और ये संदर्भ पर निर्भर करते हैं, हमेशा सच नहीं होते। और पांचवा, पारदर्शिता की कमी। कुछ आलोचक कियोसाकी के अपने वित्तीय इतिहास और उनकी सलाह की सत्यता पर भी सवाल उठाते रहे। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इन आलोचनाओं के बावजूद क्या स्रोत इसे पढ़ने लायक मानते हैं? उनका अंतिम निष्कर्ष क्या है? क्या कहते हैं वो? हाँ, देखिए, आलोचनाओं के बावजूद अधिकांश स्रोत इसे एक प्रभावशाली और मानसिकता बदलने वाली किताब मानते हैं। इसका मुख्य योगदान पैसे के प्रति पारंपरिक सोच को चुनौती देना है। हाँ, ये तो करती है किताब। और पाठकों को संपत्ति निर्माण, निष्क्रिय आय और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना है। ये वित्तीय यात्रा की शुरुआत के लिए एक शक्तिशाली क्यों, वाई प्रदान करती है। क्यों तो बताती है। हाँ, भले ही कैसे के लिए अन्य स्रोतों की आवश्यकता पड़े। स्रोत इसे एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के रूप में देखते हैं, न कि एक संपूर्ण गाइड बुक के रूप में। कैटलिस्ट, अच्छा शब्द है। विश्लेषणों में इसे अक्सर 5 में से 4 या 4.5 स्टार की रेटिंग मिलती है, जो इसकी पॉपुलैरिटी और प्रभाव को तो दर्शाता है।
लेकिन साथ ही इसकी सीमाओं को भी स्वीकार करता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी किताब है जो सोचने पर मजबूर करती है, एक अलग नजरिया देती है, भले ही इसके हर नुस्खे को आंख बंद करके न माना जाए। बिल्कुल सही। आज हमने रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों पर विभिन्न स्रोतों से मिले विश्लेषणों की रोशनी में बात की। संपत्ति बनाम देनदारी का गहरा अर्थ, निष्क्रिय आय की चुनौतियां और अवसर, वित्तीय शिक्षा का व्यापक दायरा और वो चूहा दौड़ के मनोवैज्ञानिक पहलू, ये कुछ बातें वाकई ध्यान खींचती हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे हमारे विश्लेषण से जुड़ा है। हाँ, जरूर। किताब की संपत्ति, एसेट और देनदारी, लायबिलिटी की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की किसी ऐसी बड़ी चीज के बारे में सोचें जो संपत्ति माना जाता है, शायद घर, गाड़ी या कुछ और। अब ईमानदारी से विश्लेषण करें, क्या वो चीज सामाजिक मान्यताओं से परे हटकर वास्तव में आपकी जेब में पैसा डाल रही है या निकाल रही है? खुद से ये सवाल पूछना। हाँ, और अगर वो देनदारीज है तो क्या उसे संपत्ति में बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है, जैसा कि कियोसाकी सुझाते हैं? सिर्फ ये एक अभ्यास किसी की वित्तीय प्राथमिकताओं को कैसे पुनः आकार दे सकता है, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। वाकई दिलचस्प, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।